हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखते हैं कुछ जो हमारी स्टैटिक्स है सांख्यिकी थी वो कंप्लीट हो गई, और जितना पेपर के लिए उसमें इम्पोर्टेंट था वो सब कुछ कंप्लीट होगा। आप उसे जो है सब कुछ तैयार कर ले। उस सब बार जो है स्टैटिक्स में जितने पढ़ा दिया गया उस सब बार जो है पेपर में नहीं होगा, चाहे वो UPTGT रहा हो चाहे PGT रहा हो। लगभग सारा जो है मैंने जो है इसमें कंप्लीट कर दिया। आज हम देखते हैं अकाउंट में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और आज इसके बाद कुछ पार्ट इसमें जो है अकाउंट के जाएंगे, और उसके बाद जो है फिर देखेंगे मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है साझेदारी किसे कहते हैं? साझेदारी आप लोगों को सबको पता होगा। साझेदारी की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को लाभ हानि प्राप्त करने के लिए करते हैं उसे साझेदारी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति ऐच्छिक रूप से किसी कार्य को लाभ हानि प्राप्त करने के लिए करते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, मैं बताता हुआ चला जाएगा। जहाँ भी है साझेदारी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी। ये पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ। तो साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। साझेदारी अधिनियम में क्या बताया गया था? साझेदारी के नियम बताए गए थे कि एक साझेदारी में नियम क्या, नियम कायदे कानून 1932 में बनाए गए थे। उससे पहले साझेदारी के कोई नियम नहीं थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम साझेदारी में जो है यदि हम आगे देखेंगे तो कुछ नियम हैं। जैसे एक साझेदारी में कम से कम कितने 2 सदस्य होंगे, कम से कम 2 होंगे, और अधिक से अधिक कितने होंगे? 20 होंगे। तो ये एक्ट कौन से में बताया गया? ये एक्ट बताया गया, अधिनियम बताया गया कौन से में? अधिनियम 1932 में ये बात निश्चित की गई थी कि एक साझेदारी में कम से कम 2 साझेदार होने चाहिए, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। और भी बहुत सारी बात इस एक्ट में बताई गई, वो हम जो है आगे मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हुआ चलूँगा। ठीक, तो आपको पता लगा होगा कि साझेदारी के जो नियम आए थे वो 1932 में, और इसमें साझेदारी में कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए? 2। अगर 2 से कम है तो साझेदारी है ही नहीं, क्योंकि साझेदारी की परिभाषा ही नहीं है। और अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए? 20। और यदि यही व्यवसाय आपका जो है ये बैंकिंग व्यवसाय है, बैंक का व्यवसाय है, तो आपकी जो उसमें अधिकतम संख्या है वो कितनी होगी? वो 10 होगी। अधिकतम संख्या कितनी होगी? 10 होगी। और कम से कम कितनी होगी? कम से कम वही 2 होगी। ठीक है, यदि आपसे जो है ये भी क्वेश्चन पेपर में कितनी ही बार रिपीट किया गया कि एक साझेदारी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए, जबकि बैंकिंग व्यवसाय में कितने सदस्य होने चाहिए? 10। ठीक है, इसके बाद नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पेपर में जो है रिपीट किया गया। देखो, मैं आज के बाद जितने भी वीडियो में बनाता हुआ चलूँगा कि बहुत सारी अकाउंट से रिलेटेड वीडियो होगी, और उसमें जो है लगभग बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। ठीक है, तो आपको उन सबको जो है एक बार नोट कर लेना। ठीक है, देखो ईयर वगैरह तो जो है ज़्यादा याद नहीं कर पाते, तो उसमें जो है थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा ज़्यादा तरीके से। फिर मैं जो है सन नहीं लिख पाऊंगा कौन से सन में आया, पर हाँ ये मैं बता दूंगा कि ये पेपर में जो है रिपीट हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर के जो है पेपर उठाकर चेक कर सकते हैं। तो साझेदारी संलेख ये भी पेपर में रिपीट हुआ है। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? पहला मैं ये पता है साझेदारी का, तो हमें पता लगा कि साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख में साझेदार के जितने भी नियम कायदे कानून थे वे सब इसमें जो है इस परपत्र में लिख दिए गए। इसमें साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख में जितने भी साझेदारी के क्या थे, जितने भी नियम कायदे कानून, जितनी भी बातें थी साझेदारी की, वे सब जो है इसमें लिख दी गई। जैसे बातें क्या होगी साझेदारी की? जैसे पूंजी, किस साझेदार ने कितनी पूंजी व्यवसाय में लगाई हुई है, ये सब साझेदारी संलेख में होगा। इसके बाद लाभ हानि का अनुपात, उनके बीच लाभ हानि का अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में वे लाभ हानि बांटेंगे, ये साझेदारी संलेख में लिखा होगा। आहरण, कौन साझेदार कितना आहरण कर सकता है? आहरण किसे कहते हैं? आहरण किसे कहते हैं? आहरण जो है अपने जो व्यवसाय में कुछ पूंजी लगाते हैं, जैसे व्यवसाय में तुमने कितने 50,000 रुपये पूंजी लगाई, और उसमें से तुम जो है 3,000 रुपये निकाल कर अपने पर्सनल कार्य के लिए, व्यवसाय के कार्य के लिए नहीं, पर्सनल कार्य में आपने जो है यूज कर ली। तो इसमें आहरण भी निश्चित हुआ कि आहरण कितना कर सकते हैं, कितने तक आहरण तुम इसमें निकाल सकते हो, कितना, जितना तुमने व्यवसाय में लगाया उस पूंजी में से कितना आहरण कर सकते हो। तो ये भी साझेदारी संलेख में निश्चित होगा।
पूंजी व आहरण पर ब्याज। यदि तुम अतिरिक्त पूंजी लगाओगे, मतलब सभी साझेदारों से कुछ ज़्यादा पूंजी लगाओगे, तो उस पर आपको जो है ब्याज मिलेगा। यदि तुम आहरण करोगे, आहरण का मतलब तुम जो है इसमें तो कुछ निकाल लोगे, तो वो तुम्हें वापिस जमा करना होगा, और ब्याज के सही, ब्याज के सही। ऐसा आपने पृथक अस्तित्व की अवधारणा में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था पृथक अस्तित्व की अवधारणा में? ये पढ़ा था आपने कि यदि कोई व्यवसाय में से कोई धनराशि निकालता है और ये कहता है कि व्यवसाय पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात उसकी गलत है। उसे धनराशि जो व्यवसाय में से उसने निकाल के अपने पर्सनल यूज में प्रयोग करी। पर्सनल का मतलब समझते होंगे तुम, अपने घर के सामान कोई भी लेकर आया हो, जैसे नमक, मिर्च, कटिंग करा लिया, अपना पर्सनल कार्य करा लिया उसने, और घर के लिए घर का जो कर्मचारी है उसे जो है वेतन दे दिया उसमें से निकाल के, मतलब घर के यूज करा, न कि व्यवसाय का। अगर व्यवसाय का यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घर में लेकर गए। तो ये क्या है, अगर वो नहीं कह रहा कि इसमें पैसा निकाल के अपने घर में यूज कर रहा कि व्यवसाय पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात उसकी गलत है। ये पृथक अस्तित्व की अवधारणा बताती है। ये पैसा उसे वापिस जमा करना होगा जो उसने पर्सनल कार्य के लिए निकाला, और ब्याज सहित करना होगा, ब्याज देना होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आहरण के ब्याज की दर भी निश्चित होगी कि इतना % जो है आहरण होगा, किसमें? साझेदारी संलेख में। आहरण पे कितना % ब्याज देना होगा और ब्याज पूंजी पे कितना होगा। साझेदारों का वेतन, किस साझेदार को कितना वेतन दिया जाएगा, ये भी साझेदारी संलेख में निश्चित होगा। ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति किसे कहते हैं? ख्याति किसी व्यवसाय द्वारा कमाया गया नाम, किसी व्यवसायी द्वारा कमाया गया नाम ख्याति कहलाती है, ठीक है। जैसे जियो कंपनी को सब जानते हैं, तो ये इसकी ख्याति है, ठीक है। यही यदि मैं कहूँ ढाका कंपनी, ढाका तो ये है, यदि ढाका ना कहो, कोई नॉर्मल सी कंपनी जो आपके बराबर में कहीं आसपास हो, जिसे कोई जानता ना हो, तो उसकी ख्याति क्या है? बहुत कम है, ठीक है। तो ख्याति का मतलब है किसी व्यवसायी द्वारा या व्यापारी द्वारा कमाया गया नाम, प्रसिद्धि, ही ख्याति कहलाती है। तो ख्याति के मूल्यांकन की कुछ विधियाँ हैं, ठीक है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। यदि आपको इसकी जो है अलग से वीडियो की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको जो है इसकी अलग से वीडियो भी इसमें जो है कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। आपको जो है ख्याति के मूल्यांकन, वहाँ बहुत सारी डिटेल से वीडियो बनाई गई है, ठीक है। उसमें जो है ख्याति कैसे निकाल ली जाती है, कैसे मूल्यांकन किया जाता है, वो दिया होता है, ठीक है। उसमें ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ का उल्लेख किया गया है। तो साझेदारी, इसमें क्या कहा कि ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति के मूल्यांकन की कौन सी विधि अपनाई जाएगी, उसकी बहुत सारी विधि है, वे साझेदारी संलेख में बताई दी जाएगी पहले ही। इसके बाद है क्या? साझेदारी की अवधि। यदि कुछ साझेदारी की अवधि है, साझेदारी की अवधि कैसी है? 5 साल है, 10 साल है, यदि ये निश्चित किया गया कि भाई साझेदारी जो है 5 साल के लिए चलाई जाएगी, तो फिर क्या है, यदि साझेदारी भी 5 साल के लिए चलाई गई तो ये बात भी साझेदारी संलेख में पहले ही निश्चित होगी, खोल दी जाएगी। इसके बाद है नंबर नेक्स्ट, साझेदार द्वारा अवकाश। जब साझेदार चाहे तब जो है साझेदारी में से अवकाश ग्रहण कर सकता है, तब जो है साझेदारी में जो है छोड़ के जा सकता है। अवकाश का मतलब तुम समझते होंगे, जैसे ए बी 2 साझेदार है, या नहीं ए बी सी 3 साझेदार है, 3 में से एक जाना चाह रहा तो जा सकता है, स्वतंत्र है। तो उसका नियम भी जाने के क्या नियम होंगे उसके, वो सब जो है साझेदारी संलेख में लिखा होगा। उसे हिस्सा कैसे बटेगा, कैसे उसे लाभ दिया जाएगा, कैसे उसे ख्याति दी जाएगी, वो सब जो है साझेदारी संलेख में उल्लेखित होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया? ये कहा नए साझेदार के प्रवेश के अधिकारों को बताइए। एक नया साझेदार है, देखो प्रवेश और अवकाश, आपको जो है इस बारे में शायद पता होगा, और फिर भी मैं जो है रिपीट कर दूं। प्रवेश का मतलब क्या है? प्रवेश का मतलब क्या है? साझेदारी में प्रवेश का मतलब है जैसे ए बी 2 साझेदार हैं, तीसरे ने एंट्री करी, तीसरे ने जो है एंट्री करी, तीसरा प्रवेश करा, तो ये क्या हुई? अब कितने पार्टनर हो गए? जब तीसरे ने एंट्री कर दी तो 3 पार्टनर हो गए। जो नया साझेदार है इसके क्या क्या अधिकार है, नए साझेदार के क्या क्या अधिकार है, उसके अधिकारों का वर्णन करो या अधिकारों को बताइए। अवकाश क्या है? अवकाश के बारे में मैंने आपको पहले बताया, जैसे ए बी सी और लो एक और कर दिया डी, इनमें से जो है कोई भी फर्म छोड़ के जा रहा तो क्या है? साझेदारी का अवकाश है, ठीक है। साझेदार का अवकाश है, उसमें से जो है एक साझेदार जा रहा तो अवकाश है, आ रहा तो क्या है? एंट्री है, प्रवेश है। तो इसके अधिकार क्या है? नए साझेदार के प्रवेश के अधिकारों, नए साझेदार ने प्रवेश करा और उसके अधिकारों का वर्णन कीजिए। जो इसी आया, इसके अधिकार कौन कौन से हैं? नंबर 1, विचार देने का अधिकार है। फर्म में एक तो ऐसे विचार देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है, लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार है, खातों को जांच करने का अधिकार है, खाते जांच कर सकता है, देख सकता है खाते सही बनाए गए नहीं बनाए गए। यदि कोई व्यवसाय की संपत्ति बिकी तो उसमें हिस्सा पाने का अधिकार इसे,
ठीक है, कोई यदि कोई संपत्ति बेच दी गई व्यवसाय में से तो उसमें से हिस्सा पाने का अधिकार है। तो इसके कुछ प्रमुख अधिकार हैं जो नया साझेदार प्रवेश कर रहा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याति किसे कहते हैं? बताया था मैंने आपको, किसी व्यापारी द्वारा कमाया गया नाम ही ख्याति कहलाता है। ठीक है, यदि आपको और इसके बारे में डिटेल से जानना है ख्याति के, तो मैंने आपको बताया कि आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको जो है उनके लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और जो है ख्याति को बड़ी डिटेल से वहाँ से समझाया गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन भी पेपर में जो है रिपीट हुआ है, पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं? किस टाइप से क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, पुनर्मूल्यांकन खाता होता क्या है, इसमें एक साइड तो संपत्तियों में जो कमी हुई वे लिखी जाती है और जो संपत्तियों में वृद्धि हुई वे लिखी जाती है। संपत्तियों की कमी वृद्धि और दायित्वों की कमी वृद्धि का उल्लेख इसमें किया जाता है। यह आपने जो है प्रवेश के समय बनाया होगा। पेपर में किस टाइप पूछा गया? पेपर में पूछा गया है कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है साझेदार के प्रवेश के समय या अवकाश के समय या दोनों के समय या विघटन के समय। तो जो है प्रवेश करे, यदि कोई साझेदार प्रवेश कर रहा तब भी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाएगा, यदि कोई अवकाश कर रहा तब भी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाएगा। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। ठीक है, तो ये है क्या? पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता मैंने आपको बता दिया, इसमें संपत्तियों की कमी और वृद्धि लिखी जाती है या दायित्वों की कमी और वृद्धि लिखी जाती है। ये साझेदार के प्रवेश और अवकाश के समय बनाया जाता है। विघटन के समय ये खाता नहीं बनाया जाता। पेपर में ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है कि विघटन के समय कौन सा खाता बनाया जाता है। साझेदार के विघटन क्या है? जैसे ए, बी, सी ये फर्म है और ये कंपनी, ये है फर्म जो है पूर्ण रूप से बंद हो गई। तीनों ने जो है संपत्तियों को बेच दिया, जितनी भी संपत्ति थी वे सब बेच दिया, जितने दायित्व होता है उन सबका भुगतान कर दिया और फर्म जो है पूर्ण रूप से बंद हो गई। तो ये क्या है? साझेदारी का विघटन है, ये प्रवेश है। ये तो क्या था? प्रवेश था। ये क्या था? अवकाश था। ये क्या है? विघटन है। अब की बार क्या हुआ? फर्म जो है पूर्ण रूप से बंद हो गई, जितनी भी संपत्ति है और दायित्व है सबका भुगतान कर दिया गया और सारी संपत्ति जो है बेच दी गई और साझेदार सब जो है अपने अपने घर चले गए। फर्म जो है पूर्ण रूप से बंद हो गई। इस टाइम कौन सा खाता बनाया जाता है? ये पेपर में जो है क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इस टाइम जो खाता बनाया जाता है वो है वसूली खाता। उस टाइम जो खाता बनाया जाएगा वो होगा वसूली खाता। जैसे पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाएगा? प्रवेश का और अवकाश के समय। विघटन के समय जो बनाया जाएगा ये पेपर में आया है वसूली खाता। ठीक है, परिघटन का मतलब तुम समझ ही गए होंगे, तो वसूली खाता बनाया जाता है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट में क्या है? ये कहा छिपी हुई ख्याति किसे कहते हैं? छिपी हुई ख्याति। छिपी हुई ख्याति किसे कहते हैं? छिपी हुई ख्याति यदि हम बात करें, छिपी हुई ख्याति का मतलब अगर हम बात करें तो छिपी हुई ख्याति ये है, जैसे कि आपने जो है न्यूमेरिकल में पढ़ा होगा कि ए ने प्रवेश करा और 50,000 रुपये की ख्याति लाया। 50,000 रुपये की ख्याति लाया, ठीक है, या 10,000 रुपये की ख्याति लाया अपने हिस्से की। ठीक है, तो ये है, ये तो वो ख्याति लाया। पर यदि पेपर में, यदि क्वेश्चन में ये बात न दी गई हो कि वो ख्याति कितनी लाया, तो अगर न बताया गया हो तो पिछले गत वर्षों के जितने लाभ हैं उसके आधार पर ख्याति जो है, उसके आधार पर ख्याति निकाल ली जाएगी। ख्याति निकालने का जो मेथड है मैंने आपको बताया कि कुछ वीडियो में पहले बताया हुआ है। तो ख्याति निकालने का तरीका क्या है? जैसे पिछले साल का लाभ, पिछले 3 वर्षों का लाभ जो है, पहले साल का 5,000 है, उससे अगले साल का कितना है? 1,000 है, उससे अगले साल का कितना है? 3,000 है, और बटे कितना? बटे 3। ये औसत लाभ विधि होगी। ये किस नाम से होगी? ये बताया इसने कि गत वर्षों के ये लाभ हैं, गत वर्षों के लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा और कितने से गुना की जाएगी, ये बात जो है प्रश्न में खोल दी जाए कि 2 गुना या 3 गुना। तो 2 से मान लिया हमने, तो क्या करेंगी? ख्याति का मूल्यांकन, देखिए ख्याति इस तरह निकल ली जा रही है। अब ख्याति लाया नहीं हुए, गत वर्षों के लाभ उठाए, वे प्रश्न में दिए हुए हैं, गत वर्षों के लाभ उठाए। इसे छिपी हुई ख्याति कहते हैं। जब ख्याति ये ना बताई गई हो कि ख्याति के 50,000 रुपये लाया, तो फिर उस कंडीशन में क्या करें हम? गत वर्षों के लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करें। जैसे कि मैं देखा कि ये हुआ 6, 6, 3, 9, 9,000 और ऊपर कितना है? 3, और गुना कितना आ जाएगा? गुना 2, और इससे से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000, और 3 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। तो ख्याति कितनी आ गई? 6,000 आ गई। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, तो ये था, ये ख्याति मूल्यांकन करने का तरीका है।
तो फिर देखते हैं नंबर नेक्स्ट छिपी हुई ख्याति। जब कोई साहेबजाद ने स्पष्ट न किया हो कि ख्याति की राशि कितनी लाया है, तो आपको जो है गत वर्षों के आधार पर निकालनी होगी, जिसे कहते हैं हम छिपी हुई ख्याति। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। ने कहा त्याग अनुपात। त्याग अनुपात, इस पे मैंने जो है वीडियो बनाई हुई है, त्याग अनुपात पे न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाए हुए हैं। त्याग अनुपात क्या है? त्याग अनुपात, केवल त्याग अनुपात की बात करेंगे हम। त्याग अनुपात, जब ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी, और सी ने प्रवेश किया, सी ने क्या किया? प्रवेश, तो उन्हें अपना हिस्सा त्यागना पड़ेगा। जो हिस्सा ने पहले मिला था वो नहीं मिलने का, अब उससे क्या मिलेगा? कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि सी ने क्या करा? प्रवेश करा। तो यही क्या है? ये है त्याग अनुपात की इन्होंने जो है अपना हिस्सा कुछ त्याग दिया। वो कैसे त्याग गए, उसके लिए मैंने जो है अलग से वीडियो बनाई हुई है। यदि आपको जो है त्याग अनुपात नहीं आता निकालना, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आपको जो है त्याग अनुपात वहाँ से सीख लेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो है अकाउंट से रिलेटेड थे और इम्पोर्टेंट सब हैं, ठीक है। मैंने आपको जो बता दिया जो इम्पोर्टेंट था। और जो है त्याग अनुपात की जो न्यूमेरिकल है, जो मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, वे इम्पोर्टेंट है। त्याग अनुपात के जो न्यूमेरिकल हैं वे अलग से इम्पोर्टेंट है, पेपर में कितनी बार ही रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।